जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चौधरी साहब, कैसा था 2025 पाकिस्तान के लिए? आप क्या समझते हैं? एज ए नेशन पाकिस्तान एक मजबूत प्लेयर के तौर पे इमर्ज हुआ है? एज ए कंट्री हम इस खित्ते में एक ताकतवर प्लेयर के तौर पे इमर्ज हुए हैं? एज ए दुनिया हमें कैसे देखती है? डिफरेंट फैसेट्स हैं, जारी बात है। सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट पाकिस्तान? हाउ वुड यू समराइज 2025 फॉर पाकिस्तान? चीमा साहब, जैसे आपसे पहले भी बात हुई, मैं तो अहमियत देता हूँ सबसे ज़्यादा इकानमी को। कि अगर आपकी इकानमी ठीक है, आपकी इकानमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपकी बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। दुनिया जिस तरह से आपको देखती है, उसमें रिस्पेक्ट का पहलू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। तो बाकी जो सिक्योरिटी की अचीवमेंट्स हैं, तो वो आई थिंक दे आर शॉर्ट लिव्ड। और असल जो चीज़ है विच एक्चुअली मैटर्स इज योर इकोनॉमी। और इकोनॉमी के फ्रंट पे मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट हुई, और वो थी पीआईए की सेल, प्राइवेटाइजेशन। उस पे मुझे पता है कि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन वो इदारा जो तकरीबन 50 बिलियन रुपीस हर साल आपका गंवा रहा था, ज़ाय कर रहा था, वो आपने प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में एक मुस्बत चीज़ है। और इससे पहले स्टील मिल को आपको पता है प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट आड़े आ गई। वो पॉपुलिज्म का शिकार हो गया कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो हमें रियलिस्टिक तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन का एहतराम करते हुए ये फैसले करने चाहिए कि किस तरह से हम अपनी इकानमी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, वो वीक होता जा रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में अहमियत उनको मिलनी चाहिए, और जो एक्सपर्ट्स हैं इस इन शोबों के, उनको उनको बिठाएं, उनकी बात सुनें और उस पर अमल करें। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड रियली। सब आपने एक बात की है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सक्सेस है, वो शॉर्ट लिव्ड है। हाउ? आप नहीं समझते कि पिछले 2016 से लेके 2025 तक पाकिस्तान पे भारत ने 3 हमले किए, और अभी जो सिचुएशन आई है इसमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो दुनिया पाकिस्तान के साथ को डिफरेंट एंगल से देख रही है। अगर आप देखें चौर साहब, सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ। कैसे हुआ वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट? वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट शॉर्ट टर्म तो नहीं है, वो तो लॉन्ग टर्म है। आप लीबिया को $4 अरब का असला बेचेंगे बिकॉज आपने प्रूव किया है, तो आपकी तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैसे कह सकते हैं? देन चौर साहब, आपने डेटरेंस एस्टैब्लिश की है। 200 जहाज अगर फजा में लड़ रहे थे, वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स की जो है वो बैटल हुई, और आप आज कह रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है। मतलब यू डोंट फाइंड एनी इसके इसके बाद जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन चेंज हुई है खित्ते के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, आप JF-17 थंडर बेचेंगे लीबिया को, अजरबैजान को, मतलब आप इसको शॉर्ट लिव्ड कहते हैं? चीमा साहब, गुजारिश ये है, अभी पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले की बात है, अहमद हसन या हसन अहमद अल आराबी, वो भी हमारे एक ओपिनियन लीडर हैं, आई होप यू नो हिम। तो वो तो बल्कि यहाँ तक कह रहे थे कि डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि जी न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है कि जो न्यूक्लियर, क्योंकि हमें पहले यही बताया जाता था जी न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज या न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो आपस में जंग नहीं करती, और न्यूक्लियर की दहशत ही इतनी होती है कि वो जंग से गुरेज करते हैं। तो ये तो बड़ी तशवीश की बात हो गई, जिसको हम प्रोजेक्ट करते थे, प्रमोट करते थे कि जनाब हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आएगी तो फिर हम कन्वेंशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर देंगे और न्यूक्लियर पे हमारा इन्हिसार होगा, क्योंकि फिर कोई मुल्क हम पे हमला नहीं कर सकेगा। और हम जो है, जो पैसे बचेंगे वो सोशल सेक्टर पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सेहत पे,
तो ये जो चीज़ें हैं वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। मुझे याद है मुख्तलिफ सेमिनार्स में ये बातें होती थी कि भाई ये कहीं दुनिया में हुआ नहीं है कि न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज ने अपने कन्वेंशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए हों, हो सकता है आप कर दें, तो लेकिन वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और हम जो है ये सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो वी नीड टू रीडिफाइन सिक्योरिटी, उसमें सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी भी आनी चाहिए। वी शुड नॉट बी वन डायमेंशनल कि हमारे जो गरीब आवाम हैं उनके लिए क्या रिलीफ है, हमारे जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको भी तो इस सिक्योरिटी में शामिल कीजिए ना। तो डोंट टेक अ नैरो व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सऊदी अरब के साथ जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है हमारा अरेंजमेंट उनके साथ पहले भी चल रहा था। राहिल शरीफ ऑलरेडी वहां पे खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं कितने अरसे से। तो आपने लिबिया को हथियार बेच रहे हैं, चलें, वेल एंड गुड, लेकिन क्या पाकिस्तान जैसा 25 करोड़ का जो मुल्क है उसकी ये एक्सपोर्ट्स काफ़ी है 30 या 32 या 35 बिलियन? तो हमें तो इनको 80-90 पे लेके जाना चाहिए, 100 पे लेना चाहिए, उससे ऊपर लेके जाएं। वियतनाम को आप देख लीजिए, एक वॉर रेविज्ड कंट्री, उसकी एक्सपोर्ट्स जो थी 20 साल पहले कहाँ थी, आज कहाँ है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड। और हमारे जैसे मुल्क हैं बेशुमार, इवन बांग्लादेश हैज डन बेटर देन अस। तो ये जो चीजें हैं हमें, वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ देम। नहीं, सिचुएशन जो मुझे नजर आ रही है, मैं जो देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं जी कि न्यूक्लियर डेटरेंस फेल हो गई, जो आप अहमद साहब का जिक्र कर रहे हैं। भाई न्यूक्लियर डेटरेंस तो रशिया की यूक्रेन के ऊपर भी फेल हो गई है कि वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है, लेकिन यूक्रेन धड़ाधड़ कन्वेंशनल, सुनने में आया आज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के ऑफिस पे भी आज हमला हो गया, उसके उसके उधर भी हमला हो गया। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब द क्वेश्चन इज कि हम जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, वो आपने न्यूक्लियर, मतलब इज ऑब्वियसली कौन इस्तेमाल करेगा कल को या कैसे होना है, वो तो उसका काम काम होता है लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल फाइट्स को लंबा ना लेके जाना, मतलब उसके और वो होते हैं। और ये तो नहीं है, इंडिया ने ये नैरेटिव बनाया हुआ है बेसिकली मेरी असेसमेंट में, कि जी पाकिस्तान समझता है हमारे पास न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर है तो हम जंग कन्वेंशनल भी नहीं होगी, वो ये कहते हैं। लेकिन हमने तो कन्वेंशनल में उनको पीछे छोड़ा इस दफा, चौर साहब। लेकिन मेरा वो सवाल नहीं था, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, मतलब आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी सक्सेस को लॉन्ग टर्म नहीं समझते, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया ने, आपको वैसे चौर साहब लगता है कि दुनिया ने पाकिस्तान को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर दिया मई के बाद? मिसाल के तौर पे सारे अरब वर्ल्ड, नॉर्थ अफ्रीका, आप देखें जॉर्डन, इजिप्ट, लीबिया, जीसीसी, मतलब ये सारे मुल्क जो हैं, अभी आज यूएई और सऊदी अरब के आपस में झड़पें जो हैं वो हो रही हैं, उधर बड़े मुश्किल हालात बने हुए हैं। लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट अभी 4 दिन पहले इस्लामाबाद आए हुए थे। सऊदीज के साथ हमारी डिफेंस डील है, बांग्लादेश के साथ हम नॉर्मलाइज हो चुके हैं, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक नया अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा वाटरशेड मोमेंट था पाकिस्तान के लिए चौर साहब? या आप इसको समझते हैं कि नहीं, ये फौजी मामलात हैं, फौजी चीजें ठीक नहीं कर सकते, जो ह्यूमन सिक्योरिटी जब ठीक होगी तो तब जाके हम जो है ना वो दुनिया में हमारा मुकाम होगा? शिवा साहब, जो असल चीज़ है ना वो तो यही है ना, मुल्कों की रिस्पेक्ट किस वजह से होती है, जो मुख्तलिफ रैंकिंग्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें कि आप अपने अवाम को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, अपने अवाम को कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जो आपने बात की रशिया यूक्रेन की, तो यूक्रेन इज़ नॉट अ न्यूक्लियर केपेबल कंट्री। तो रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्होंने एक आध दफ़ा धमकी भी दी लेकिन फिर वो उस धमकी से बाज आ गए। तो अभी यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, मैंने तो ये सुना है कि वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले, प्रेसिडेंसी नहीं गए, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट नहीं गए, वहीं से वो शिकार खेलने रहीम यार खान चले गए। तो बात यह है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, अगर आपका असलहा बिक रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन भाई इसके अलावा भी जो है ना आगे आपको तवज्जो देनी चाहिए। यू शुड नॉट बी कंप्लेसेंट कि बस जी 4 अरब का असला हमारा बिक गया है तो दैट इज इनफ। सो यू नीड मच मोर देन दैट। आपको एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी है, अपनी तरजीहात को जो है ना आपने रीसेट करना है कि हमने किस तरह से जो है। अब देखिए वीजे का मसला देख लीजिए, क्या इस कामयाबी से आपका असला बिक रहा है, क्या हमारे अवाम के लिए
वीज़ा आसान हो गया, तो वो तो कहीं आसानी नज़र नहीं आती। हमारे लोग आज भी जो है नौजवान अपना फ्यूचर मुल्क से बाहर देख रहे हैं, मुल्क के अंदर नहीं देख रहे अनफॉर्चुनेटली। सो मैं ना पीपल आर सो ये डिसअपॉइंटेड। मैं चौर साहब बिल्कुल ठीक है, ये अमेरिका में भी ऐसे ही है। मैं या आपको अमेरिकी यूनिवर्सिटी, आपको मैं अमेरिकी टीवी टॉक्स पे ले जाऊं ना, आप वहां पे भी यही डिस्कशन हो रही है, ग्रोसरी की कीमतें बहुत हो गई हैं। ममदानी ने न्यूयॉर्क का पूरा इलेक्शन ग्रोसरी कीमतों पे लड़ दिया है। ये ग्रोसरी, ये जो आप कहानियां सुना रहे हैं ना चौर साहब, ये और मैं जो सुनाता हूँ, देखिए चौर साहब, ये पूरी दुनिया के एक ही जैसे रोने हैं। मुझे बताएं, ममदानी ने, आप देखें अमेरिका में रिपब्लिकन डेमोक्रेट की जो डिबेट थी, उसमें सेंट्रल रोल किसने प्ले किया? अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री ने किया। भाई न्यूयॉर्क के अंदर लोगों को रेंट के मसले बने हुए हैं, वहां के लोगों के मसले और हैं। तो जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान के भी यही मसले हैं, न्यूयॉर्क में भी यही मसले हैं। सो ये एक अल्टीमेट रिफ्यूज होता है हर एनालिस्ट का, जब उसने सिस्टम पे तनकीद करनी होती है वो हम इन पे आ जाते होते हैं। लेकिन द रियलिटी इज, यू लुक एट द लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑफ एनी नेशन, यू डोंट लुक एट कि आज गोंगलू इन्हें दे होगा ने, थूम इन्हें दे होगा, टमाटर इन्हें दे होगा ने। मैं चोर साहब जो बात कर रहा हूँ, मुझे याद है कि जो रिपब्लिकन थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा, उसने क्या नाम था उसका, विवेक रामास्वामी, उसने कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स और ये इनसे बाहर से निकल के, तो ये जो जो लोगों के मसले हैं ना वो हल करने चाहिए। बहरहाल ये भी एक चीज हमारी है, बिल्कुल हल करने चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, मतलब उस पर हम बात कर सकते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है। हमने चौर साहब ईरान के साथ, ईरान के ऊपर जब इसराइल का हमला हुआ तो हमने बड़ा खुल खिला के साथ दिया ईरान का। ईरान ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, पाकिस्तान के साथ आज खड़ा होता है ईरान। इस चीज को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान पे हमने शटअप कॉल दी है कि आप हमारे फौजी रोज नहीं मार सकते टीटीपी के नाम के ऊपर। तो ये भी आपने एक स्ट्रांग नेशन होने की बात की है। आपको अगर इंडिया ने हमला किया है तो आपने उसको भी जवाब दिया है, जितनी आपकी कैपेसिटी थी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। बाकी राजनपुर की सड़कें और सांगड़ की सड़कें और सखर के दरिया और गुजरांवाला के बाजारों की हालात तो फिर टाइम से चेंज होने हैं चौर साहब। हम पॉपुलेशन, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अगले दिन एक पॉपुलेशन, वो क्या कौंसल वालों ने मैं बुलाया हुआ था, वो देख रहे थे, वो बड़ी बातें कर रहे थे वहां पे। उन जिन्हें को हुकूमत काम कर दी उन्हीं आबादी विच वड़ जाती होर। अब बंदा उधर क्या करे और क्या ना करे। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आई विल नॉट नेम द कंट्री। मैं अगले दिन एक एम्बेसडर साहब के, मैं एम्बेसडर के साथ बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा, जरा देखिएगा आप, जस्ट अ पॉइंट, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। मुझे एम्बेसडर ने कहा कि, उसने कहा मुझे पता चला पाकिस्तान की जो अपर क्लास है वो 1.2 मिलियन लोग हैं। ये उसके, मुझे नहीं पता उसने डाटा कहां से लिया और मुझे नहीं पता उसने कहा 1.2 मिलियन है अपर क्लास जो है। उसने कहा इतनी तो मेरे मुल्क की पॉपुलेशन है, और वो अच्छा भला यूरोपियन मुल्क है, बड़ा नामी ग्रामी यूरोपियन मुल्क है। उसने कहा इतनी तो मेरी पॉपुलेशन है। तो उसने कहा इट मींस कि जितनी मेरी पॉपुलेशन है उतनी यहाँ पे अपर क्लास है। तो मेरे लिए तो फिर ये इंपॉर्टेंट है ना कि मैं वो अपर क्लास को देखूं, अपर मिडिल क्लास को देखूं, मिडिल क्लास को देखूं, जो नीचे वाले तबके हैं उसके लिए तो एक और चीज है। सो इट मींस कि फॉर एवरीवन देयर इज समथिंग। मतलब चौर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फॉर एवरीवन देयर इज समथिंग हियर। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि बाय 2070 पाकिस्तान पॉपुलेशन विल बी 470 मिलियन और पाकिस्तान विल बी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $12 ट्रिलियन जीडीपी, और जनाब पर कैपिटा इनकम $27,000 हो जाएगी। मतलब ये प्रोजेक्शन ही गोल्डमैन सैक्स की, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन दैट। तो मैं गोल्डमैन उनको पॉपुलेशन काउंसिल वालों को कह रहा था, तुसी आबादी कम करने की बातें कर रहे हैं, इधर कुछ ऐसे लोग भी होंगे। हुकूमत ने अगले दिन वो डॉन मीडिया ग्रुप ने किया है, पॉपुलेशन की सेमिनार किया, वजीर आजम गया ही नहीं। मलिहा लोधी कह रही थी इतनी को वैल्यू देता है वजीर आजम कि वो जाते ही नहीं है इस तरह के टॉपिक्स पे, आगे बात ही नहीं करते, ये उनके लिए मसला ही नहीं है। मैं उधर पॉपुलेशन काउंसिल वालों को कह रहा था, मैंने कहा मेरी असेसमेंट ये है, यहाँ पे लोग चाहते हैं आबादी बढ़े, हम भी अपनी इस कंज्यूमर मार्केट का फायदा उठाएं। वो मैं तो ये भी एक एंगल है चौर साहब। सो फॉर एवरीवन देयर इज समथिंग। आप इस आइडिया को वैलिडेट करते हैं या समझते हैं कि फजूल बात की मैंने? नहीं चीमा साहब, बात यह है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन जो है ना, दैट इज वेरी फलेशियस। मेरा नहीं 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 नहीं, ख्याल कि अमेरिका उसकी, नहीं, हाँ मैं
कि सॉरी, वन पॉइंट, जी। फिर आप बोलिएगा। मैं अमेरिका हम्म, नहीं कह रहा था, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम्म। हर मुल्क में हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, अमेरिका हो, सोमालिया हो, चैलेंज ग्रोसरी का ही होता है बेशक जहां का। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था। नहीं, उसमें चीमा साहब बात यह है ना कि फेयर कंपैरिजन होना चाहिए ना। देखिए अमेरिका के, हमारे जो है, हमारी आबादी कितनी है, 25 करोड़, और हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ। 45% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और बलूचिस्तान के फिगर्स देखें तो वो 71% बनते हैं। 70% ऑफ बलोचिस्तान पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और हम कहते हैं कि वो बहुत ही रिचली इंडाउड एरिया है, वहाँ बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके बावजूद वहाँ ये सूरत हाल है। और तालीम की सूरत हाल भी वहाँ पे बहुत ही ख़राब है, ख़ासतौर पे ख़वातीन की एजुकेशन। तो अमेरिका के साथ नहीं आप इसको कंपेयर कर सकते। प्रॉब्लम्स तो है, महंगाई तो है, हर जगह है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ना, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ये बहुत गहरे हैं हमारे। तो you will be doing a huge service to the established to the ruling elite कि अगर आप उनका केस इस तरह से लड़ें कि जनाब कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम तो अमेरिका में भी है, ये तो जनाब स्वीडन में भी है और फला, तो दैट इज नॉट रियली फेयर थिंग। हमें सेल्फ क्रिटिकल होना पड़ेगा अगर आप इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। अगर आप ये मोर ऑफ द सेम करेंगे तो फिर हमारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा गंभीर होंगे, हल नहीं होंगे। हम अपनी रूलिंग एलीट को खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अमेरिका में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। सो वी नीड टू बी क्रिटिकल, वी नीड टू टेल देम कि भाई आप यू हैव नॉट डन अ गुड जॉब। और जो हमारा एलीट कैप्चर है, इवन जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, दे आर नॉट रेबल्स, इशरत हुसैन जैसे, वो भी कहते हैं कि जी एलीट कैप्चर हो चुका है। जो रियासत के जराए हैं वो सारे के सारे रूलिंग एलीट के लिए वक्फ हो चुके हैं, अवाम के लिए उसमें कुछ नहीं रखा। तो ये जो चीजें हैं कि अवाम को आप कितनी सहूलतें दे रहे हैं, उनको कितनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, कितनी बाकी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो ये मैटर करता है। और इसी से आपकी रिस्पेक्ट बनती है बाकी दुनिया में। जैसे कुछ अर्सा पहले कहा गया था कि हम जनाब जियो स्ट्रैटेजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ हमें नजर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और ताकि अवाम का अगर अवाम को अगर आप सेंटर उस पर रखेंगे, सेंटर स्टेज पे, तो बहुत सारे मसाइल आपके हल होंगे। आपकी जो तरजीहात हैं, आपकी प्रायोरिटीज हैं, वो चेंज होंगी। अब पॉपुलेशन की आपने बात की, 62 लाख 6.2 मिलियन जो हैं बच्चे हर साल हमारे पैदा होते हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर के ये फिगर्स हैं, और ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज की आबादी से ज्यादा है। तो इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। आपने अभी खुद ही कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है पॉपुलेशन काउंसिल के उसके उस सेमिनार पे नहीं गए। सो दैट दैट एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, इतना ये सीरियस मसला है, तो आप उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे। और ये जो प्रोजेक्शंस की आप बात कर रहे हैं ना, जब तक आप खुद अपनी तरजीहात ठीक नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक दीज प्रोजेक्शंस विल कम ट्रू। यू हैव टू मेक एन एफर्ट। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। मे बी दे अस्यूम्ड कि ये मुल्क जो है ना अपनी अपना रिफॉर्म कर लेगा, अपनी चीजों को ठीक कर लेगा, उसके बाद जो है इतना कुछ बदल जाएगा। तो हमें जो है ये जो सीरियस इश्यूज हैं, पॉपुलेशन जैसे, गुर्बत जैसे, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे, इन पे तवज्जो देनी होगी। वही बात है कि अपनी तरजीहात, अपना फोकस बदलना होगा, अवाम पे फोकस लाना होगा। कि नया मुल्क हमने बनाया था, क्या कोई जंगी जुनून के लिए तो नहीं बनाया था ना, कि हमने जंगें लड़नी है, दुश्मनदारी करनी है, ब्लड फ्यूड बनाना है। मुल्क बनाने का मकसद तो अवाम के लिए फैसिलिटीज होता है कि हम अवाम को अच्छी जिंदगी देंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि जनाब हमारा मुल्क देखें कितना अच्छा है, और हमने पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बनना था। वो जो है एस्पिरेशन, वो जो आपके प्रोमिसेस थे, वो कहाँ गए? उसकी तरफ आइए, अवाम को सहूलतें दीजिए। वो तो जो सब इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मिसाल के तौर पे मैं इंडिया की अगर मिसाल आपको देता हूँ, तो इंडिया इज स्पेंडिंग लाइक $88 बिलियन ऑन डिफेंस। इंडिया इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। मतलब इंडिया जो है वो उस कम्युनिटी डेवलपमेंट, हाई 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 एंड, या पता नहीं क्या वो नाम बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया बहुत सारा पैसा खित्ते के अंदर लगाता है या छोटे छोटे मुल्कों में जाके लगाता है उनकी डेवलपमेंट के लिए। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बनाता है पूरी दुनिया के अंदर। वाई? भाई घर में तो इंडिया को
बहुत सारे अपने लोगों को उधर स्लम्स की लाइनें लगी हुई हैं वहां पे। मतलब आप इमेजिन करें व्हाट इज द सिचुएशन इन इन मैनी एरियाज इन मतलब इंडिया के अंदर। खुद गवर्नमेंट कहती है 80% लोगों को, 70% लोगों को तो आटा हुकूमत देती है सब्सिडाइज, और वो सारा कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ये खुद बोलती है गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स हैं इन दिस इलेक्शन ईयर, उन्होंने ये कहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बाकी दुनिया में वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं वो बंद कर दें या चांद पे जाना बंद करें। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें पैरेलल चल रही होती हैं, हुकूमतें कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका अरबों डॉलर दुनिया में लगा देता है, लेकिन वो जो ड्रग्स वाले घर में बैठे हुए हैं सड़कों पे, वॉशिंगटन की सड़कों में, न्यूयॉर्क में जो ड्रगी बैठे हुए हैं, उनको नहीं वो खत्म कर पाता। तो ये मेरा ख्याल है जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। चौर साहब, मेरा एक ये असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि सेम इज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। आई एग्री विद यू। लुक एट द यूनिवर्सल एजुकेशन एनरोलमेंट बलोचिस्तान में देखें चौर साहब, कोई बुरे हालात है वहां पे एजुकेशन के, बुरे बुरे से भी बुरे। मैंने पढ़ाया हुआ है बलोचिस्तान के बच्चों को, एंड आई नो एग्जैक्टली व्हेन दे वर एट द बैचलर्स लेवल उनका लेवल क्या था। या पेरिफेरी से जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनका यूनिवर्सिटी पहुंच के उनका लेवल क्या होता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। और बहरहाल चौर साहब, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि डू यू हैव अ होप पाकिस्तान इज ऑन अ राइट डायरेक्शन, या कि आप समझते हैं कि जिस तरह अभी दुनिया में रिसीव देख रही है चीजें बेहतर हो सकती हैं चौर साहब? देखिए चीमा साहब, आपने जो स्लम्स की बात की ना, तो स्लम्स तो अभी कहा जाता है कि कराची का जो स्लम है वो शायद अब इंडिया के स्लम से भी बड़ा हो गया है। अगर आप गूगल करें द लार्जेस्ट स्लम इन 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 एशिया, तो शायद वो लियारी वाला है, क्या कौन सा है। तो ये तो स्लम्स तो हैं हर जगह पे, लेकिन आप ये देखिए ना, कितनी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और इंडिया के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि उनकी इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो, और उसका वो मुकाबला करते हैं कि चाइना के साथ, कि हमारा अगर 80 बिलियन है तो चाइना का भी देखिए कि उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये जो बात है ना, असल चीज ये है कि आप प्रोपोर्शनेटली कितना खर्च कर रहे हैं। इंडिया जीडीपी का कितने परसेंट एजुकेशन पे खर्च करता है, कितने तो परसेंट हेल्थ केयर पे खर्च करता है, ये चीजें भी हमें नजर में रखनी चाहिए। तो हमारी इज्जत उसी वक्त होगी अगर हम अपने अवाम को सहूलतें देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। सो ट्रू। दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट, द लिटमस टेस्ट। हाँ तो जी। ये जो है ना, हमें हमें बाकी जो दुनिया है उनको ये दिखाना है कि वी केयर अबाउट अवर ओन पीपल। वी आर ट्राइंग टू गिव देम द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज, बेस्ट पॉसिबल लिविंग स्टैंडर्ड, बजाय इसके कि आप एक्सक्यूज ढूंढें कि नहीं जी अमेरिका में भी ये है, फ्रांस में भी स्लम्स हैं, इंग्लैंड में भी स्लम्स हैं। सो दैट इज, यू विल बी डूइंग अ सर्विस टू द रूलिंग एलीट, जिसको कहते हैं कि बड़ी एक्सप्लॉइटेटिव और एक्सट्रैक्टिव एलीट है हमारी। तो उनको तो क्वेश्चन करने की जरूरत है, उनको क्रिटिसाइज यस, करने की जरूरत है उनको। एग्री। हाँ, वी शुड नॉट गिव कंफर्ट टू देम। नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट गिविंग देम अ कंफर्ट। मैं कभी भी एलीट को, मैं हमेशा, मैंने तो इसके ऊपर शोज पे शोज किए हुए हैं। हमारी एलीट यूएनडीपी डाटा के मुताबिक $17.5 अरब कहा जाती है। मतलब चौड़ साहब, दैट इज शेमफुल फॉर अ कंट्री लाइक अस। मतलब ये जो यस, अल्ले तलल्ले होते हैं, आई विल नेवर डिफेंड इट व्हेन इट दैट्स कम्स टू गुड। द कॉज, बट व्हेन इट कम्स टू द नेशनल सिक्योरिटी, उस पे नहीं मैं चाहता कि कभी हम कॉम्प्रोमाइज करें, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी है तो हम हैं। तो मुझे इस पे मैं इस पे मेरा पॉइंट है। और बाकी तो मैं तो एलीट की तो वो कभी भी उसको नहीं मैं करता कि जो ये चीज जो है ना, चीमा ये साहब, चीज। उसमें भी, हाँ, उसमें भी ये देखिए कि सिक्योरिटी को डिटरमिन कौन करता है। क्या हमारी पार्लियामेंट करती है, क्या इलेक्टेड लोग करते हैं। अब देखिए एयर मार्शल असगर खान वो कहा करते थे कि हम जो है वी कैन सेव अप टू 20% ऑफ आवर डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड दिस मनी ऑन सोशल सेक्टर विदाउट अफेक्टिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। तो हमें डिफेंस में भी और बाकी जगहों पे भी ये देखना है कि व्हाट इज द बेस्ट एंड जुडिशियस यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। तो कोई भी अदारा जो है ना, अकाउंटेबिलिटी से ऊपर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। दैट इज द वे फॉरवर्ड। हम्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौड़ साहब, देखते हैं आइंदा क्या होता है, कैसी सिचुएशन डेवलप होती है, तो क्या बनता है। बट ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू, उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है मुझे ऐसे लगता है कि सारे सेक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए। एग्री विद यू।
एग्जैक्टली आई आपका जो खास तौर पे जो पॉइंट है कि हमारे जी रूलिंग एलीट और जो बाकी जो है एलीट की आपने बात की, नॉन रूलिंग एलीट भी, कि वो जी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ में है, उनको बहुत ज़्यादा इजी वो किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। अबाउट $18 बिलियन आर स्पेंट ऑन देम, दैट इज़ रियली अ शेम। तो इन चीज़ों को हमें प्लग करना होगा और अपनी कौम को तालीम देनी होगी, क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी। और जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनका प्राइवेट सेक्टर से मिलके, प्राइवेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलके फेडरल गवर्नमेंट को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान पे तवज्जो देनी चाहिए कि वहाँ इतनी ज़्यादा गुर्बत है, इतनी ज़्यादा डेप्रीवेशन है, तो वहाँ के लोगों को भी आप इस नेशनल प्रोसेस में इसमें शामिल करें। डोंट लीव देम आउट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शकील चौर साहब, always pleasure talking to you. There is a lot more to do, there is a lot more to think, and there is a lot more to question the elite. एग्जैक्टली। I properly मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं when it comes to the questioning of elite। ये अल्ले तलल्ले हमारे मुल्क में, हमारा जैसा मुल्क जिसको जो IMF के लोन्स पे हो, ये नहीं होने चाहिए। बट डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और इट्स अ जॉब ऑफ एवरीवन, ऑल ऑफ अस, के हम इस पे ऊपर बात करें और मुल्क की प्रोटेक्शन की। और प्रोटेक्शन सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है, इट्स ह्यूमन सिक्योरिटी इक्वली। मैं तो इसके एग्जैक्टली। ऊपर लिखने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा हूँ। आई पर्सनली बिलीव, आई हैव टॉट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग, एंड जी आई हैव अ लॉट ऑफ वो जैसे मेरे अंदर है कि हमें हर कीमत पे ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। और मेरे ख्याल है 2021 में जो मोहित यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी वाज ऑन द टॉप। और अगर हम उसको नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली वी विल बी फेसिंग द रात ऑफ इट। थैंक यू चौर साहब। जी बिल्कुल सीमा साहब। और मैं यही समझता हूँ कि हमें जो एक्सपर्ट्स हैं, सिक्योरिटी के भी एक्सपर्ट्स, ह्यूमन सिक्योरिटी के भी एक्सपर्ट्स, उनकी कोई कमेटी बनाएं और उनको जो है सीरियसली लिया जाए और सेमिनार्स करें, डिस्कशंस करें। नेशनल जो मीडिया है हमारा, वो उनको इन्वॉल्व करे कि किस तरह से जो है हम, डिफेंस इज नॉट दी ओनली सिक्योरिटी, बाकी जो एलिमेंट्स हैं, डिमेंशंस हैं सिक्योरिटी की, उन सबको साथ लेके चले। थैंक यू वेरी मच।